नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे कि अपक्षय क्या होता है। जैसे नाम कुछ अलग सा लगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि भूगोल, अगर हम विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो अपक्षय भी कोई शब्द होता है। अपक्षय ये क्या होता है? तो साथियों, इस अपक्षय को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहिर्जात बल के बारे में बताता हूं। बहिर्जात बल या शक्ति, मैं शक्ति लिख देता हूं, बहिर्जात बल हो या शक्ति। इसके बारे में मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया आपको कि एक बहिर्जात बल होता है, पृथ्वी की तल पर लगता है। जो ये पृथ्वी का जो तल होता है, इस तल पर ये बहिर्जात बल लगता है। क्यों लगता है? कि जो इसकी उबड़ खाबड़ जो परत होती है, उबड़ खाबड़ जो परत होती है, उस परत को समतल बनाने के लिए, मैदान के रूप में बनाने के लिए ये बहिर्जात बल कार्य करता है। अब ये बहिर्जात बल को हम अनाच्छादन के नाम से भी जानते हैं। अनाच्छादन के नाम से भी जानते हैं। इसी अनाच्छादन को दो रूप में देखा था। नंबर एक अपक्षय और दूसरा था अपर्दन। तो साथियों, हम इसी अपक्षय की बात करते हैं कि अपक्षय तीन प्रकार का होता है। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और तीसरा होता है जैविक अपक्षय। तो आज हमारा जो टॉपिक है साथियों, यही टॉपिक है कि हम जो अपक्षय की बात करते हैं, ये अपक्षय क्या होता है। इससे पहले अनाच्छादन मैंने बताया आपको कि जो पृथ्वी तल के ऊपर उभरी हुई आकृतियां होती हैं, जो हमारे पर्वतों के रूप में हो, हमारे ढाल के रूप में हो, हमारे जो पठार है उसके रूप में हो, उबड़ खाबड़ जमीन हो, तो उन सब चीजों को ये समतल बनाने के लिए अनाच्छादन की क्रियाएं होती हैं, अपक्षय और अपर्दन। उसी इन दोनों क्रियाओं में से अपक्षय को आज हम पढ़ेंगे कि अपक्षय क्या होता है। आगे कि जितनी भी हमारी शैलें होती हैं, शैल, इन शैलों के बीच में ये संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। हम किसी पहाड़ी क्षेत्र पर हैं, इत्तेफाकन वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी क्रिया हो जाना, तो उस भूकंप के द्वारा हमारी शैलें हिलने लगती हैं। तो जब ये शैलें हिलेंगी तो इनकी संधियों में गैप हो जाता है, अंतर हो जाता है, और यही गैप चौड़ा हो जाता है, ज्यादा खिसक जाती हैं, और यही शैलें जब इसके अंदर जगह बन जाएगी तो ये शैलें उखड़ करके टूट जाती है, और टूट करके वहीं पर एक जगह ये रुक जाती हैं। तो यही कार्य इनका होता है। क्यों? क्योंकि भाई हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी के अंदर भी ताप पाया जाता है। जब ये ताप होगा तो ताप से ये शैलें पिघल जाती है। जब हिम होता है, हिम मतलब हिम वर्षा होती है या बर्फ होता है, तो भी ये शैलें चटक जाती है, क्योंकि ताप में शैलें फैलती हैं तो चटक जाती हैं, और जब ये ठंडी होती है तो ये सुकड़ जाती है तो टूटती है। तो शैलों का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। अब इसी के साथ हम इन्हें कहते हैं, जैसे भौतिक अपक्षय, तो भौतिक अपक्षय की जो क्रियाएं हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। भौतिक अपक्षय, जब हम भौतिक अपक्षय की बात करते हैं तो ताप का बढ़ना, जहां शैलों के अंदर खनिज पाए जाते हैं, खनिज, तो वहां का जो तापमान होता है दिन में अधिक होता है। कैसा होता है? दिन में अधिक तापमान होता है, जबकि जो शैलें हैं वो पिघल जाती है, और पिघल करके वो दूर तक फैल जाती हैं, शैलें फैल जाती हैं। जो इसके अंदर संधि जोड़ होते हैं, क्योंकि शैलों के अंदर
जो जोड़ होते हैं ये, जिसे हम संधि कहते हैं, जोड़ कह देते हैं, तो इनके अंदर गैप अधिक हो जाता है और ताप बढ़ने से ये सेलें पिघलने लगती है, दूर दूर होने लगती है। तो साथ ही जब ये रात का समय आता है तो रात में ये सेलें सिकुड़ने लग जाती हैं। जब ये सेलें सिकुड़ती हैं तो सेलों के अंदर चटकन आ जाती है। निरंतर ये दिन और रात की जो क्रियाएं होती हैं, दिन में टेम्परेचर अधिक और रात में कम होना, जब ये निरंतर चलता रहता है तो एक समय ये आता है कि ये सेलें टूट करके बिखर जाती हैं और जो इसके संधि जोड़ होते हैं ये महीन चूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि ये क्रिया दिन और रात बराबर बराबर चलती है। काफी लंबे समय के बाद ये टूट जाती हैं। तो भौतिक अपक्षय के अंदर ताप का बढ़ना एक विशेष अपना स्थान रखता है, ताप का बढ़ना। दूसरा देखते हैं, जब हम हिमवृष्टि की बात करते हैं या ओला पड़ता है या बर्फ पड़ती है तो जो सेलें होती हैं, इसमें भी जो सेलें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और जब ये सिकुड़ जाती हैं तो सिकुड़ने के बाद इनके अंदर कुछ समय के बाद चटकन शुरू हो जाती हैं और ये चटक करके बिखर जाती हैं। ये भी आपका इसी तरीके से क्रियाएं होती हैं। तीसरा आता है वर्षा। इसी प्रकार जब हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में उष्ण कटिबंध जब गर्मी अधिक पड़ती है तो यहाँ पर दिन में जब गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर अधिक होता है। जब ये टेम्परेचर अधिक होता है तो तभी वर्षा आ जाती है, वर्षा ऋतु आ जाती है या वर्षा होने लगती है। तो जो बिल्कुल गर्म चट्टानें होती हैं उसके ऊपर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो ये वर्षा की बूंदें उस गर्म चट्टान को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं और जब ये ठंडा होती है तो ये सिकुड़ जाती हैं और कुछ समय के बाद ये निरंतर इस तरह की क्रियाएं होने के बाद ये टूट भी जाती हैं। तो साथियों, जब हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर हाई होता है तो टेम्परेचर हाई में ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं या इसमें कहें कि कुछ हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध वाला भी है, क्योंकि ये जो क्षेत्र पाया जाता है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। बता देता हूं, मरुस्थल में ये क्रियाएं अधिक होती हैं क्योंकि वर्षा में जब दिन गर्म होता है सेलें भी गर्म होंगी और जब सेलें गर्म होंगी और वर्षा के आने पर वर्षा ऋतु जब होने शुरू हो जाती है, बारिश पड़ने लग जाती है, बरसात होने लग जाती है, तो उन सेलों के ऊपर जब वो पानी की बूंदें गिरती है तो क्या होता है साथियों, वे पानी की जो बूंदें जब पत्थर पे गिरती है तो पत्थर ठंडा हो जाता है और सिकुड़ने लग जाता है। जो फैला हुआ पत्थर था वो सिकुड़ने लग जाता है। बार बार ये क्रियाएं होती हैं इस तरीके से। तो ये क्रियाएं होने के बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये सेलें भी चटक जाती हैं। ये जो सेलें होती हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं। अमेरिका में टेक्सास नाम के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसके अंदर ये क्रिया सबसे अधिक होती है, जो वर्षा वाली होती है। बाकी मरुस्थल में और टेक्सास में ये दोनों जगह पर ये क्रियाएं अत्यधिक होती है। बात करते हैं भूस्खलन की। भूस्खलन में क्या होता है, जो इनसे टूटा हुआ मलबा होता है, हिम से टूटा हुआ मलबा होता है और वर्षा ऋतु से मलबा जो टूट जाता है वो भूस्खलन में और भी खतरनाक हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये पहाड़ है, ये पहाड़ जो बने हुए होते हैं, इन पहाड़ों में क्या होता है कि जो मलबा इनके तली में दबा तो यहाँ वजन ज्यादा हो जाता है और जब वर्षा होती है तो ये भीग कर ये पानी इसमें जब हो जाता है तो यही मलबा गीला होने के कारण ये पिघलने लगता है और पहाड़ दरकने लग जाते हैं। कभी हरिद्वार गए हो, उत्तराखंड में गए हो, नेपाल गए हो, किसी भी हिल स्टेशन पर गए हो, तो मैं नवीन पर्वत की बात कर रहा हूं। तो नवीन पर्वत में हिमालय पर्वतमाला
पर आप किसी भी रूप में गए होंगे तो जब जाकर के आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में यहाँ के जो पर्वत है वो भूस्खलन के कारण वो गिर जाते हैं, पूरा का पूरा रास्ता बंद हो जाता है। और जब ये रास्ता बंद होता है तो यातायात का भी साधन खत्म हो जाते हैं। तो भूस्खलन से हमारी सड़कें बंद हो जाती हैं, पानी के अंदर बहाव तेज हो जाता है, पानी के अंदर ये मिट्टियां या पहाड़ जब गिरते हैं तो पानी के बहाव के साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं और मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो ये भूस्खलन की क्रियाएं होती हैं। भूस्खलन मतलब पहाड़ों का टूटना, चटकना या धराशायी होना भूस्खलन कहलाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दाब मोचन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दाब। क्यों? ये मलबा जब गिरा तो इसके ऊपर, धरती के ऊपर ये दाब पड़ने लगा। ये जब दाब पड़ता है तो दाब पड़ने के बाद क्या होता है कि ये फैलने लगता है, ये फैल करके इधर उधर भागने लगता है। तो नीचे की जो सैलें हैं वो भी इसके कारण कमजोर हो जाती हैं और ये कमजोर होने के कारण ये भी चटकने लग जाती हैं, क्योंकि दाब इन सैलों के ऊपर है। ऊपर की चट्टानें, क्योंकि सैलों के ऊपर सैलों का निर्माण होता है, ये भी हमने पढ़ा है। सैलों के ऊपर सैलों का निर्माण होता है और जब ये निर्माण होता है सैलों का तो ऊपर की सैलें विखंडित हुई तो भार नीचे वाली सैलों पर आएगा, नीचे वाली सैलें भी विखंडित हुई तो भार उससे नीचे वाली सैलों पर आता है। जैसे ग्रेनाइट की सैलें इसी का उदाहरण है कि दाब ऊपर की चट्टानों पर पड़ता है तो वो अपना स्थान छोड़ के एक तरफ हट जाती है, फिर भार नीचे वाली चट्टान पर आ जाता है। तो ये हमारा भौतिक अपक्षय था। अब बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की कि रासायनिक अपक्षय क्या होता है। अब बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की। रासायनिक अपक्षय क्या अपना क्रिया करता है? अपक्षय के रूप में सैलों के कण ढीले पड़ जाते हैं या सैलों के जो जोड़ होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, उसी को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जब हम रासायनिक अपक्षय की बात करते हैं तो रासायनिक अपक्षय में भी कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे नंबर 1 ऑक्सीकरण, दूसरा हाइड्रेशन या जल संयोजन, तीसरा कार्बोनेशन, चौथा, ये 5 प्रकार के पॉइंट हैं इसके अंदर भी। ऑक्सीकरण, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, जल अपघटन, सिलिका का अपघटित होना। ऑक्सीकरण की जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन वायु जल से क्रिया करके, जब वायु जल से क्रिया हो जाती है तो सैलों के खनिजों को ऑक्साइड में बदल देती है। आगे ने सैलों में लोहे के ऊपर जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो इसके ऊपर जंग लग जाता है। जंग लग जाता है तो जब ये जंग लग जाता है तो कुछ समय में बाद ये सैलें टूट जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं और अपक्षय हो जाता है। ये क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। दूसरा आता है जल संयोजन हो या हाइड्रेशन हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। जब शैलों के खनिज हाइड्रोजन से या जल से क्रिया करते हैं तो ये जल संयोजन बन जाते हैं। जल संयोजन, क्योंकि जल के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन उपलब्ध होती है और सैलों के जो खनिज है वो जब जल से क्रिया करते हैं तो जल संयोजक के रूप में बदल जाते हैं। जल संयोजक बनने के बाद जो विशेष प्रकार की चट्टानें हैं वो जैसे बॉक्साइट, फेल्सपार आदि की जो चट्टानें हैं वो जल को बहुत जल्दी से सोखती है और सोख करके वो क्रिया करने लग जाती है।
तो जब पानी में ये भीग जाती है तो इनका वजन बढ़ जाता है, इनका वजन बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद ये अपक्षय हो जाती हैं या टूट जाती हैं, क्योंकि इन सेलों का वजन बढ़ जाता है तो ये सेलें भी टूट जाती हैं। ये आपकी हाइड्रेशन सेलें होती हैं जो जल के साथ क्रिया करके जल संयोजन बनाती है। और जल संयोजन जब बन जाता है तो विशेष प्रकार की जो चट्टानें हैं जिसमें बॉक्साइट है, फेल्सपार है इत्यादि जो भी चट्टानें आदि इसमें, तो ये पानी सोखने की इनके अंदर क्षमता अधिक होती है, जिससे ये इनका जो वजन होता है वो बढ़ जाता है। जब इनका वजन बढ़ता है तभी ये अपखंडित या अपक्षय में बदल जाती है या टूट जाती हैं ये सेलें। नेक्स्ट है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन जो क्रिया है वो जल में कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। जब ये मिश्रण होता है तो विशेष प्रकार की इसमें चट्टानें बन जाती है। जैसे आपने चूने का नाम सुना होगा, चूना, चाक, खड़िया, डोलामाइट इत्यादि की जो चट्टानें हैं वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके ये अपना रूप बदल देती हैं और ये विखंडित हो जाती है। जब ये रूप बदलती है तो ये भी विखंडित हो जाती है, विखंडित हो जाती है या ये भी अपक्षय में बदल जाती है, ये भी टूट जाती है। कब? जल में कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाता है। इसमें चूने का कार्बन तत्व बाई कार्बोनेट में बदल जाता है। क्या में? चूने का जो कार्बन तत्व है वो बाई कार्बोनेट में बदल जाता है। सिलिका, सिलिका का खनिजों से विखंडित होना या अलग होना। ये सिलिका जो है ये खनिजों से अलग हो जाती है। कैसे होती है कि ये जल के साथ क्रिया करके ये सिलिका अलग हो जाती है। और जब ये अलग होती है तो ये डिसिलिकेशन कहलाती है। इसका नया नाम आ जाता है डिसिलिकेशन। सिलिका डिलिसिकेशन में बदल जाती है और इसका ये नया नाम आ जाता है। आर्द्र प्रदेशों में जहां आर्द्रता पाई जाती है, आर्द्र प्रदेशों में ये जो सेल पाई जाती हैं आर्द्रता के कारण ये सिलिका इन सेलों से अलग हो जाती है और ये टूट जाती हैं, क्योंकि सिलिका जो होती है वो थोड़ी सी कठोर टाइप की होती है। लेकिन जब ये आर्द्रता में बदल जाती है, आर्द्र हो जाती है, तो ये टूट जाती है और टूट करके बिखर जाती है, चूरा हो जाती है, बिल्कुल महीन हो जाती है। ये सिलिका का खनिज जब विखंडित होती है। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं। जब हम जैविक अपक्षय की बात करते हैं तो जैविक अपक्षय वनस्पति, जीव जंतु और तीसरा मानव, इन तीनों का विशेष स्थान होता है। क्योंकि जैविक अपक्षय में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और मानव विशेष स्थान रखते हैं। और उसी स्थान के आधार पर जब वनस्पति की बात करते हैं तो जब सेलें टूटती हैं, विखंडित होती है, बिखर जाती हैं, तो जो सेलों के ऊपर पेड़ पौधे या वनस्पति पाई जाती है वो भी उन सेलों के साथ टूट करके नीचे दब जाती है और जिससे कि ये जैविक अपक्षय होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैविक में क्या होता है कि वनस्पति होती है और वनस्पति क्या होता है कि वो भी टूट करके नीचे दब जाती है, वहां से या वो हट जाती है, विखंडित हो जाती है, अपक्षय हो जाती है वनस्पति। दूसरा जीव जंतु।
विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उन सेलों के ऊपर विचरण करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, अपना खाना पीना करते हैं, घास खाते हैं, फूस खाते हैं, पेड़ों पर उछलते हैं। तो सब क्रिया क्या है कि ये वनस्पति के ऊपर होती है। और जब ये सेलों का विखंडन होता है तो वनस्पति के साथ साथ ये जीव जंतु भी उसमें दब जाते हैं, या ये भी मलबे में दब जाते हैं और इनका भी अता पता सब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है मानव की। जब बात करते हैं तो मानव ने अपनी सुविधा के लिए अनेक उपकरण बना लिए इसने। जब ये अनेक उपकरण बना लिए तो इन उपकरणों का ये प्रयोग भी करता है, जैसे नाभिकीय विखंडन, विस्फोट, नाभिकीय विस्फोट, जब नाभिकीय विस्फोट होता है तो आसपास की चीजें भी टूट कर बिखर जाती हैं, सेलें भी टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, अपक्षय हो जाती है सेलें। तो ये मानव के द्वारा है, क्योंकि मानव ने अपने सुविधा के लिए अनेक उपकरणों का प्रयोग किया है वातावरण को क्षति पहुंचाने के लिए। तो साथियों, ये आज का वीडियो था, अक्षय के रूप में आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।